हेलो विद्यार्थियों। तो आज के इस सेशन में मैं आप सभी को यहाँ पर जो है केमिस्ट्री की टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने आप सभी को वहां पर जो है कुछ अभिक्रियाएं करा रखी हैं, जैसे कि आपको नेम रिएक्शंस। इसके अलावा कैसे प्राप्त करोगे आज मैं आपको बताने वाला हूं। इसके अलावा क्या होता है जब, इस टाइप की अभिक्रियाएं भी मैंने आपको करा दी हैं। तो आप सभी को पता है कि जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो वहां पर ये लिख के आएगा कि कैसे प्राप्त करोगे केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया मैं आज आपको बताऊंगा और यहां पर मैं आपको जो है लगभग 45 से 50 अभिक्रियाएं बताने वाला हूं। और आपको यहां पर जो है इस कोर्स की सबसे खास बात ये याद रखनी है कि यहां पर मैं जो भी टॉपिक आपको बताऊंगा उनमें समय आपका सबसे ज्यादा बचाऊंगा, यानी कि समय बिल्कुल वेस्ट नहीं होने दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैं आपको अभिक्रियाएं यहां पर बताऊंगा। यही अभिक्रियाएं मैं आपको 50 अभिक्रियाएं 3 से 4 घंटे के वीडियो लेक्चर्स में भी प्रोवाइड कर सकता हूं। बस वहां पर मैं वही चीजें स्लो तरीके से, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें जोड़ करके, लेकिन उनका कोई यूज नहीं है अब आपके लिए। ठीक है, अब आपको केवल एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, इस हिसाब से तैयारी करनी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। जैसे कि सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहां पर कह रहा है, अब पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन आएगा कि 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन, यानी कि कैसे प्राप्त करेंगे। अब इसके लिए आपको केवल रासायनिक समीकरण लिखना है बस। अब यहां पर क्या बता दिया गया कि 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, अब इसमें कौन सी चीज यूज होगी ये आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि यहां पर किसकी बात हुई है, ब्रोमोप्रोपेन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, प्रोपेन 3 कार्बन होंगे। तो अब ध्यान दीजिए, इसको आप लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2। कितने कार्बन हो गए आपके, 3 कार्बन है, ब्रोमो है, इसका मतलब यहां पर क्या लग जाएगा आपका Br। तो ये बन गया आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन। यहां पर मैंने प्रोपेन के लिए 3 कार्बन यूज किए हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसकी जो क्रिया कराई जाएगी वो यहां पर जो है एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराई जाती है। यहां पर याद रखिएगा, इसकी क्रिया जो है एल्कोहलिक KOH, इसकी उपस्थिति में जो है यहां पर कराई जाएगी। तो जब यहां पर KOH की उपस्थिति में कराई जाएगी तो होगा क्या। अब ध्यान दीजिए, यहां पर सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें से ये वाला जो भाग है आपका, ध्यान दीजिए, यहां से क्या होगा, ये Br जो है टूट जाएगा और यहां से आपका ये टूटेगा। मतलब यहां से आपका इतना निकल जाएगा KBr, एक तो ये निकल गया, यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर हो गया। अब यहां पर देखिए, इसमें आपका बचा क्या, ये वाला OH, यहां पर ये बचा हुआ है OH। होगा क्या, यहां से एक H भी निकलेगा आपका। तो जब यहां से एक H निकल जाएगा तो ये बचेगा क्या, ध्यान दीजिए, CH3। इसके अलावा सिंगल बॉन्ड CH। अब यहां से जब एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो जो सिंगल बॉन्ड था वो बचेगा आपका डबल बॉन्ड, और इसके अलावा हो जाएगा CH2। इस तरह से ये जो बना है इसमें भी 3 कार्बन है, ये आपका बन जाएगा 1 प्रोपीन, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। तो ये क्या बन गया, 1 प्रोपीन। अब मैंने बताया यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा और ये वाला OH, मतलब इसमें से आपका H2O ये भी बाहर हो जाएगा। तो इसमें से आपका H2O बाहर हो गया। इसके अलावा यहां से KBr यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर हो गया। बना क्या, 1 प्रोपीन। अब यहां पर ध्यान दीजिए, और आपको बनाना क्या है, 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो अब सबसे पहले ध्यान दीजिए, जो यहां पर आपका बना है, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या बना था आपका, ये बना था आपका 1 प्रोपीन। इसकी क्रिया जो हम लोग कराएंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। अब किससे कराई जाएगी, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। तो जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड से इसकी क्रिया कराएंगे तो ये जो डबल बॉन्ड लगा है, अब ये डबल बॉन्ड टूटेगा यहां से। तो यहां से जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर जो ये हाइड्रोजन दिया है वो आके इधर जुड़ जाएगा, और Br जो था वो यहां पर आके जुड़ेगा। मतलब ये बनेगा, अब आपका ध्यान दीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये कितना हो जाएगा अब CH3, क्योंकि ये डबल बॉन्ड टूट गया और यहां पर इसके साथ क्या जुड़ गया, Br। तो ये देखिए दूसरे नंबर पर जुड़ा है आपका Br। तो इसको, और कार्बन कितने हैं, 3, तो मतलब 2 ब्रोमो प्रोपेन। दूसरे नंबर पर आपका Br समूह जुड़ा है, 3 कार्बन है, मतलब प्रोपेन के लिए यूज होगा। तो यहां पर ये क्या बन गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, ये आपको बनाना था 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो यहां पर ये बन जाएगा आपका 2 ब्रोमो प्रोपेन। चाहे तो इसे आप यहां पर आइसोप्रोपिल ब्रोमेन भी बोल सकते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। यहां पर आप इसे चाहे तो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। अब देखिए यहां पर आपकी 2 अभिक्रिया कुल मिला के हो गई। सबसे पहले तो आपको 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन कैसे मिलेगा ये पता चल गया यहां पर। अब हो सकता है पेपर में ये ना पूछा जाए, वहां पर ये पूछ लिया जाए कि आप प्रोपीन से
यहां पर जो है 2 ब्रोमोप्रोपेन कैसे तैयार करेंगे, या फिर इसे बोल सकते हैं आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा यहां पर, इस तरह से ये अभिक्रिया आपकी यहां पर होती है। तो ये बन जाएगा आपका 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन। इस प्रकार से आपको ये अभिक्रिया यहां पर लिखनी है। तो यहां पर केवल सेंटेंस लिख के जो आएगा वो इतना आएगा आपके पेपर में कि 1 ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन कैसे प्राप्त करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण, आपको केवल रासायनिक समीकरण वहां पर लिखना है। तो इस तरीके से आप यहां पर इसके बारे में बता सकते हैं। इसके बाद आ जाइए, अब अगला देखिए, यहां पर कह रहा है 1 ब्यूटीन। किसकी बात हुई है, यहां पर बात हुई है 1 ब्यूटीन की। अगर मैं ब्यूटीन की बात करूं तो ब्यूट का मतलब यहां पर 4 कार्बन होंगे, इन लगा है मतलब डबल बॉन्ड भी होगा। तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो बनेगा आपका कार्बन कितने हैं इसमें, 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड भी लगा है। 1 ब्यूटेन का मतलब नंबर आप इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन हो जाएगा। यहां पर पहले नंबर पर इन लगा है तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे, 1 ब्यूटीन बोला जाएगा। तो इस तरह से आप यहां पर लिख सकते हैं। अब इससे बनाना क्या है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो इसकी क्रिया जो कराई जाएगी वो यहां पर कराई जाएगी हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, और ये जो क्रिया होगी आपकी ये प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाएगी H2O2 से। तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर जो 1 ब्यूटीन था इसकी क्रिया हम लोग किससे करा रहे हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, प्रकाश की उपस्थिति और इसके अलावा H2O2 की उपस्थिति में कराई जाएगी। तो जब यहां पर क्रिया होगी तो होगा क्या, ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहां पर बनेगा क्या, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो अब यहां पर होगा क्या, यहां पर जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला हाइड्रोजन आके इसके साथ जुड़ जाएगा और Br आकर आपका इसके साथ जुड़ेगा, मतलब ये बन जाएगा, ध्यान दीजिए, CH3, ये हो गया, इसके अलावा CH2, फिर इसके बाद CH। अब ध्यान दीजिए यहां से डबल बॉन्ड टूट गया तो ये हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, अब ये भी बन जाएगा CH2, और यहां पर आपका ये दिया गया था CH2 और इसके साथ आके क्या जुड़ जाएगा आपका ये वाला Br। तो ये अब ध्यान दीजिए अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, 4 का मतलब 4 कार्बन है, ब्यूटेन यूज होगा। Br लगा है पहले नंबर पर इसलिए इसे बोला जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन। तो इस तरह से आपका ये बन जाएगा। आप इसी अभिक्रिया को दूसरे तरीके से लिख सकते थे, केवल यहां पर ध्यान दीजिए, कहीं कहीं पर ध्यान दीजिए, ये ऐसे मिलेगा आपको, पहले आपको ये मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर इसके बाद CH2 और फिर हो जाएगा CH3। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, नंबरिंग आप इधर से ही करेंगे जिधर डबल बॉन्ड पहले मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये आपका क्या है, 1 ब्यूटीन, और जब इधर बन के आएगा तो वो ऐसा मिलेगा आपको CH2। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहां पर हो जाएगा CH2 और CH3, यहां पर आपका लग जाएगा Br। तो ऐसा भी लिख सकता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। ये आपका बनेगा क्या, पहले नंबर पर आपका Br समूह लगा है तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन। इस तरह से आप ये अभिक्रिया बनाएंगे। इसके बाद आ जाइए, अगला अगला कह रहा है कि प्रोपीन से आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। देखिए अभी मैंने जो आपको पहली वाली अभिक्रिया बताई थी, यहां पर अगर आपको याद हो तो ये वाली देखिए, इसका जो सेकंड पार्ट था ये आपका क्या था, प्रोपीन था। इस प्रोपीन से हम लोगों ने क्या बनाया था, 2 ब्रोमोप्रोपेन, या फिर मैंने बताया था इसी आपको आप बोल सकते हैं आइसो, यहां पर जो है प्रोपिल ब्रोमाइड। तो वही चीज है, क्या कह रहा है, प्रोपीन, प्रोपीन का मतलब हो जाएगा CH3 CH2 सॉरी CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा प्रोपीन, या फिर बोल सकते हैं 1 प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इतना हो गया। इसकी क्रिया हम लोगों ने किससे कराई थी, इसकी क्रिया हम लोगों ने कराई थी हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। तो जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड से हम लोग इसकी क्रिया कराएंगे तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला हाइड्रोजन आके इधर जुड़ जाएगा और Br आके इधर जुड़ जाएगा, मतलब ये बनेगा आपका CH3 CH, यहां पर लग जाएगा Br और फिर हो जाएगा आपका CH3। तो ये जो बना है ये कहलाता है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। यहां पर मैं नाम नहीं लिख रहा हूं, जब मैं आपको PDF प्रोवाइड करूंगा तो वहां पर सारे नाम आपको लिखे हुए मिलेंगे PDF में, ठीक है। अभी मैं आपको बता दे रहा हूं बस कौन सी चीज क्या है, PDF में आप चेक करेंगे तो वहां पर सारे नाम आपको मेंशन मिल जाएंगे। ये आपका है प्रोपीन, ठीक है, इससे क्या बनाया गया, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। इस तरह से ये अभिक्रिया होगी और यहां पर आपको मिल जाएगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। इसके बाद आ जाइए,
अगला, अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड मतलब CH3Br, ये आपका हो जाएगा मेथिल ब्रोमाइड। मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड, किसकी बात हो रही है, मेथिल ब्रोमाइड से मेथिल साइनाइड। तो इसकी क्रिया जो होगी वो हम लोग कराएंगे पोटेशियम साइनाइड से, यानी कि KCN से। तो जब पोटेशियम साइनाइड से क्रिया होगी तो यहां से ये आपका निकल जाएगा, मतलब आपका यहां से पोटेशियम ब्रोमाइड जो है वो बाहर हो जाएगा। तो बचा क्या, यहां पर आपका CH3CN जो कि क्या है आपका मेथिल साइनाइड, CH3CN जो कि आपका क्या कहलाता है, मेथिल साइनाइड कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया पोटेशियम साइनाइड से करा दी। तो इसमें से आपका पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर हो जाएगा और मेथिल साइनाइड आपको मिल जाएगा। ये हो गया। अगला आ जाइए, अब यहां पर देखिए कह रहा है बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल। यहां पर किसकी बात हुई है, बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल अल्कोहल। इसके लिए ध्यान दीजिए, ये आपका दिया गया बेंजिल क्लोराइड, ये क्या है आपका बेंजिल क्लोराइड, ये आपका बेंजीन हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका CH2Cl लगा है तो इसे बोलेंगे बेंजिल क्लोराइड। ठीक है, और ये बना क्या है आपका, यहां पर ये बना है बेंजिल अल्कोहल। लेकिन ये बना कैसे, यहां पर हम लोग यूज करेंगे इसमें एक्वस KOH। तो यहां पर होगा क्या, यहां पर जो ये Cl है, ये Cl जो है इस OH को रिप्लेस करेगा, यानी कि ये Cl आपका इस OH को रिप्लेस करेगा। तो ये OH आपका इसकी जगह पर आके जुड़ गया, तो वही बन गया CH2OH। और इसमें से बाहर क्या निकल जाएगा आपका K और ये वाला Cl, मतलब इसमें से आपका पोटेशियम क्लोराइड ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो बनेगा क्या, बेंजिल अल्कोहल। इस प्रकार से जब यहां पर बेंजिल क्लोराइड से बेंजील अल्कोहल प्राप्त करना होता है तो इसकी क्रिया जो है एक्वस KOH से करानी है। ठीक है, यहां पर जो Cl है ये इस OH से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका ये बन जाएगा बेंजील अल्कोहल, ये याद रखेंगे। अगला आ जाइए, अगला कह रहा है कि प्रोपीन से एलिल क्लोराइड। अब ध्यान दीजिए, फिर किसकी बात हुई, प्रोपीन। प्रोपीन का सूत्र मैंने कई बार बताया, सूत्र आप सभी को याद हो जाने चाहिए, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहां पर इसकी जो क्रिया कराएंगे हम लोग वो हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl से कराएंगे। और यहां पर ही जो क्रिया होगी वो Cl2 की उपस्थिति में लगभग 113 केल्विन ताप पर कराई जाती है। कितने, 113 केल्विन ताप पर क्लोरीन की उपस्थिति में कराई जाएगी। तो जब यहां पर इससे क्रिया कराई जाएगी तो होगा क्या, इसमें ध्यान दीजिए, यहां पर आपका ये दिया गया है CH2, यहां पर मैंने ये लिख दिया CH2, फिर डबल बॉन्ड CH, फिर इसके बाद देखिए अब जो आपका ये CH3 दिया गया था इसमें से यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, इसमें से एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन आपका यहां से निकलेगा। ये वाला Cl आके इसके साथ जुड़ेगा, मतलब ये बनेगा CH3 था, यहां पर अब हो जाएगा CH2Cl, इतना बन जाएगा। अब यहां से ये दो हाइड्रोजन और ये वाले दो क्लोरीन मतलब 2HCl बाहर हो जाएगा। तो ये जो बना है इसी को बोलते हैं एलिल क्लोराइड। ये आपका क्या कहलाएगा, एलिल क्लोराइड, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर इसके बाद CH2Cl। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है एलिल क्लोराइड। इस प्रकार से जो है आप प्रोपीन से एलिल क्लोराइड बना सकते हैं। इसकी क्रिया किससे कराई गई, HCl से, यानी कि यहां पर हाइड्रोजन क्लोराइड से इसकी क्रिया कराई जाएगी। इसके बाद आ जाइए, अब कह रहा है यहां पर एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड की बात हुई है, एथिल मतलब CH3 CH2Cl, ये आपका क्या हो जाएगा, एथिल क्लोराइड हो जाएगा। इसकी क्रिया जो हम लोग कराएंगे वो एल यहां पर KOH से कराएंगे, किससे कराएंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाएगी तो यहां से आपका ये KCl बाहर हो जाएगा, मतलब इसमें से आपका पोटेशियम क्लोराइड तो बाहर हो गया। तो जब ये बाहर होगा तो ये वाला OH आके इसके साथ जुड़ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा CH3 CH2OH। ये क्या बन गया, एथिल अल्कोहल यानी कि एथेनॉल। यहां पर जो है ये आपका बन जाएगा एथेनॉल। इस प्रकार से बस यहां पर ये Cl जो है इस OH से रिप्लेस हो गया, यहां पर ये आके जुड़ जाएगा और KCl यहां से आपका बाहर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका एथिल क्लोराइड से एथेनॉल यानी कि एथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अगला अगला यहां पर कह रहा है कि मेथिल आइसोसाइनाइड। किसकी बात हुई है, मेथिल आयोडाइड की बात हुई, आइसोसाइनाइड नहीं है आपका, मेथिल आयोडाइड यानी कि CH3I, ये आपका हो जाएगा मेथिल आयोडाइड।
इसकी क्रिया आपको किससे, या सॉरी यहां पर इससे आपको प्राप्त क्या करना है, एथेन। यहां पर जो है मेथिल आयोडाइड से आपको प्राप्त करना है एथेन। तो इसकी क्रिया जो कराई जाती है वो Na से कराई जाएगी, यानी कि सोडियम से, और ये क्रिया जो होती है आपकी शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। और यहाँ पर याद रखिएगा इन दोनों के दो दो अणु यहाँ पर यूज किए जाएंगे, यानी कि आपका मेथिल आयोडाइड और इसके अलावा जो आपका यहाँ पर सोडियम लिया गया, इन दोनों के यहाँ पर दो दो अणु यूज किए जाएंगे। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर आपका बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है। देखिए यहाँ पर CH3 कितने थे, 2, तो सीधे सीधे CH3 दो बार बन गया। अब यहाँ पर कितने हैं, 2 आई हैं, वो आके इसके साथ जुड़ेंगे आपके, तो ये बन जाएगा 2NaI, सोडियम आयोडाइड आपका बाहर हो जाएगा, और ये जो बना है आपका एथेन बन जाएगा। चाहे तो आप इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं C2H6, इस तरीके से यहाँ पर जो है इसको लिख सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो बना है आपका, ये क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा यहाँ पर एथेन। तो यहाँ पर हम लोगों ने मेथिल आयोडाइड की क्रिया किससे कराई है, सोडियम से कराई है। किसकी उपस्थिति में कराई, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई है। तो यहाँ पर आपका बना हुआ है एथेन। इस तरह से ये अभिक्रिया होती है। इसके बाद आ जाइए, अब यहाँ पर कह रहा है कि डाईएजोनियम लवण से क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर होता क्या है, ध्यान दीजिए, ये जो आपका दिया गया है, ये ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, ये आपका है डाईएजोनियम लवण। यहाँ पर N2 दिया गया, Cl, ये आपका पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। इसकी क्रिया आपको Cu2Cl2 की उपस्थिति में करानी है। तो जब इससे क्रिया कराएंगे तो ये यहाँ से टूट जाएगा, यानी कि इसमें से आपका नाइट्रोजन जो है वो बाहर हो जाएगा, N2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर बचेगा क्या, Cl। अब ये जब Cl बचा तो इसे क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है डाईएजोनियम लवण से आपका क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। किसकी क्रिया होगी, यहाँ पर किसकी उपस्थिति में क्रिया हुई है, Cu2Cl2, इसकी उपस्थिति में जो आपका N2 और Cl था, जब ये टूटेंगे तो नाइट्रोजन बाहर हो जाएगा, Cl आपका यहाँ पर जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है इस अभिक्रिया को प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है क्लोरोबेंजीन से DDT। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछी जाती है और सबसे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस अभिक्रिया को ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर जो है एक एक पॉइंट ध्यान दीजिए। देखिए जो बड़ी रिएक्शन है उन्हें मैंने पहले इसलिए लिख दी कि लिखने में आपका टाइम वेस्ट ना हो, बस मुझे आपको केवल वो समझाना रहे, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि मैं आपका समय जितना बचा सकूंगा इसमें वो मैं बचाऊंगा, ठीक है, समय वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर किसकी बात हुई है, क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पर देखिए ये बेंजीन समूह दिया गया था, इसमें आपका Cl जोड़ दिया गया, तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन। इसके कितने अणु यूज हुए हैं, 2 अणु यूज हुए हैं, क्लोरोबेंजीन के 2 अणु। इसकी क्रिया किससे कराई जा रही है, इसकी क्रिया कराई जा रही है क्लोरल से, मतलब CCl3CHO, इसे बोलते हैं क्लोरल। तो जब इससे इसकी क्रिया कराई जाएगी तो अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर ये क्या है, बेंजीन दिया गया है। तो बेंजीन आप जानते हैं C6H5 आप लिख सकते हैं यहाँ पर, बाकी ये Cl आपका जुड़ जाएगा, ठीक है। तो बेंजीन क्लोराइड बन जाएगा। C6H5 कितने हैं, 2। तो अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या लिखा गया, CCl3CH, यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन टूटेगा, मतलब ये वाला जो आपका ऑक्सीजन है ये बाहर निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो जब ये ऑक्सीजन बाहर निकलेगा तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा, CCl3CH, ऑक्सीजन आपका बाहर हो गया। अब बाकी यहाँ पर इसके दोनों अणु जो है वो इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो चाहे तो आप इसी बेंजीन रिंग को प्रदर्शित कर देते, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या किया गया, इसमें से C6H4Cl एक आपका ये जुड़ जाएगा, दूसरा आपका C6H4Cl ये हो गया। हुआ क्या, ध्यान दीजिए, इसका मतलब मैंने क्या बताया अभी, C6H5 कितने अणु हैं, 2, तो इसका मतलब ये बनेगा C6H5, ये Cl कितने हैं, 2, तो यहाँ पर ये 2 Cl जुड़ेंगे इस प्रकार से। अब यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ से ये वाला ऑक्सीजन और इनमें से यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन यहाँ से, मतलब इसमें से आपका H2O ये बाहर हो गया। तो जब यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा तो ये कितना बचेगा, C6H4 वही यहाँ पर लिखा गया C6H4Cl। इसमें से क्या हुआ, इसमें से आपका ये जल जो है वो बाहर निकल गया। तो जब जल बाहर निकल गया तो ये जो बना है इसी को बोलते हैं DDT। शॉर्ट में पूरा नाम क्या है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ये पूरा नाम है, शॉर्ट में बोलते हैं DDT। बाकी पूरा नाम आप लोग याद रखेंगे, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है इस अभिक्रिया को याद रखेंगे, और ये जो क्रिया होगी आपकी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाएगी। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया यहाँ पर होती है।
इसके बाद आ जाइए अगला। अब यहां पर देखिए कह रहा है कि एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल तथा एथिलीन, दो चीजें यहां पर पूछी गई हैं। सबसे पहले किसकी बात हुई है? एथिल ब्रोमाइड मतलब C2H5Br, ये आपका क्या है? एथिल ब्रोमाइड। इससे क्या प्राप्त करना है? सबसे पहले इससे प्राप्त करना है यहां पर जो है एथिल अल्कोहल। तो ये जो क्रिया होती है आपकी KOH की उपस्थिति में कराई जाएगी। KOH के साथ कराई जाएगी, किसकी उपस्थिति में? जल से। तो जब यहां पर हम लोग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से इसकी अभिक्रिया कराएंगे जल की उपस्थिति में, तो होगा क्या? यहां से आपका पोटेशियम ब्रोमाइड मतलब आपका KBr, ये तो बाहर निकल गया। तो यहां पर ये OH आके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा C2H5OH। ये क्या बन गया? ये आपका बन गया एथिल अल्कोहल C2H5OH। तो यहां पर हम लोगों ने एथिल ब्रोमाइड की क्रिया KOH से कराई, किसकी उपस्थिति में? जल की उपस्थिति में। तो आपका क्या बना यहां पर? ये आपका बन जाएगा एथिल अल्कोहल। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अब यहां पर एथिलीन कैसे प्राप्त करेंगे इसी से? तो अब अगर हम लोग बात करें C2H5Br की, इसकी क्रिया अगर हम लोग वापस से KOH से ही कराएं, मतलब यहां पर जो आपका एथिल ब्रोमाइड है इसकी क्रिया किससे कराई जाए? पोटेशियम यानी पर हाइड्रोक्साइड से, लेकिन जल की उपस्थिति में ना करा करके अल्कोहल की उपस्थिति में कराई जाए। किसकी उपस्थिति में? अल्कोहल की उपस्थिति में। तो जब यहां पर इसकी क्रिया जल से ना कराकर अल्कोहल की उपस्थिति में कराई जाएगी, तो यहां पर क्या होगा? इसमें से आपका एक तो पोटेशियम ब्रोमाइड बाहर हो जाएगा, मतलब KBr बाहर निकल जाएगा, और यहां से ध्यान दीजिए एक हाइड्रोजन भी यहां से निकलेगा, तो ये आपका बाहर होगा H2O भी बाहर हो गया। अब बचा क्या? C2H4, यहां पर बचेगा आपका C2H4+। अब ये क्या है? ये आपका एथिलीन है। C2H4 क्या कहलाता है? एथिलीन कहलाता है। तो इस प्रकार से जो है यहां पर जो है क्या बन जाएगा? यहां पर बन जाएगा एथिलीन। तो इस प्रकार जो है आप एथिल ब्रोमाइड से एथिल अल्कोहल बना सकते हैं, और एथिल ब्रोमाइड से ही आप एथिलीन बना सकते हैं। बस अंतर क्या है? यहां पर जो क्रिया हुई थी वो जल की उपस्थिति में हुई थी, तो जल की उपस्थिति में कराएंगे तो अल्कोहल बनेगा, और जब आप अल्कोहल की उपस्थिति में कराएंगे तो फिर क्या बनेगा? एथिलीन बन जाएगी। इस प्रकार से यह अभिक्रिया यहां पर होती है। इसके बाद आ जाइए, अब यहां पर ध्यान दीजिए, कह रहा है कि ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल, किसकी बात हुई है? ब्रोमोबेंजीन। चलिए ध्यान दीजिए, यहां पर मान लीजिए ये मैंने बना दिया ब्रोमोबेंजीन, तो Br समूह लग जाएगा बेंजीन पे, इससे आप बोलेंगे ब्रोमोबेंजीन, ये हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। इसकी क्रिया जो कराई जाएगी वो पोटेशियम साइनाइड से कराई जाएगी, KCN से। तो जब इससे कराएंगे तो यहां पर होगा क्या? ये CN जो है इसको रिप्लेस कर देगा, और यहां से आपका KBr ये बाहर हो जाएगा, मतलब पोटेशियम ब्रोमाइड आपका बाहर हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये हो गया। अब यहां पर क्या जुड़ जाएगा? आपका CN जुड़ जाएगा। यहां से CN ने इस Br को रिप्लेस किया, यहां से आपका KBr आपका बाहर निकल गया। अब ये जो बना है आपका यहां पर बेंजीन साइनाइड, ठीक है, साइनोबेंजीन जिसे बोलते हैं, इसका क्या कराना है? इसको कराना है आपको जल अपघटन। यहां पर जो है अब इसमें होगा जल अपघटन। तो जब इसका हम लोग जल अपघटन कराते हैं, तो जल अपघटन कराने पर ये बन जाता है आपका COOH। इस प्रकार से, यानी कि बेंजोइक अम्ल। ये जो बना है आपका, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बेंजोइक अम्ल। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो आपका ब्रोमोबेंजीन था, जब इसकी क्रिया हम लोग पोटेशियम साइनाइड से कराते हैं तो CN जो Br को रिप्लेस करेगा, ये आपका KBr यहां से बाहर निकल जाएगा, ये क्या बनेगा? आपका साइनोबेंजीन। अब इसके बाद इसका हम लोग क्या करेंगे? जल अपघटन। जल अपघटन करने पर यहां पर जो है, जल अपघटन का मतलब तो पता ही आपको, यहां पर जो है HOH, H2O जिसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। इससे जब क्रिया होगी तो यहां पर ध्यान दीजिए, इससे जब क्रिया कराएंगे तो यहां पर जल अपघटन होने पर ये आपका बन जाएगा बेंजोइक अम्ल। इस प्रकार जो है आप ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल प्राप्त कर सकते हैं, ये हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए, अब यहां पर दिया गया बेंजिल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे? बेंजिल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, इसके लिए ध्यान दीजिए, ये है आपका बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड में क्या होता है? CH2Cl समूह आके जुड़ता है, तो ये आपका कहलाता है बेंजिल क्लोराइड। इसकी क्रिया जो है वो हाइड्रोजन से करानी है, किसकी उपस्थिति में? PD और BaSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में करानी है। तो जब इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराएंगे तो यहां पर होगा क्या?
इसमें से आपका ये जो CH2Cl समूह था ये रिप्लेस हो जाएगा CHO समूह से, यानी कि एल्डिहाइड समूह से। तो अब आपका क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। तो इस प्रकार बेंजिल क्लोराइड की जब क्रिया हम लोग H2 से कराते हैं PdBSO4 की उपस्थिति में, तो सीधे सीधे यहाँ पर जो है क्या प्राप्त हो जाता है, बेंजल्डिहाइड। ये अभिक्रिया डायरेक्ट ही होती है, तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है बेंजल्डिहाइड आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसके बारे में बता सकते हैं। इसके बाद आ जाइए, अब अगला दिया गया फिनॉल से पिक्रिक अम्ल। देखिए पिक्रिक अम्ल पर अक्सर क्वेश्चन आता है क्या होता है, जब मैंने आपको इसको समझाया था कि फिनॉल से जो है आपका पिक्रिक अम्ल जो है वो कैसे बनता है। देखिए फिनॉल आप सभी लोग जानते हैं, ये हो जाएगा OH समूह यानी कि फिनॉल। तो इसकी क्रिया जो आपको करानी रहती है वो सांद्र HNO3 और प्लस सांद्र H2SO4, यानी कि यहाँ पर जो फिनॉल है इसकी क्रिया सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 से कराते हैं। इसकी उपस्थिति में यहाँ पर इसको क्रिया कराई जाएगी। तो जब इसकी उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है तो यहाँ पर तो आपका OH समूह था, बाकी एक NO2 समूह आपका यहाँ पर आके जुड़ेगा, एक NO2 समूह आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा और एक NO2 समूह आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो ये जो बना है इसी को बोलते हैं पिक्रिक अम्ल। क्या बोला जाता है, पिक्रिक अम्ल। और अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि एक NO2 समूह दूसरे नंबर पर है, एक आपका चौथे नंबर पर है, एक आपका छठवें नंबर पर है। कौन सा समूह है, नाइट्रो समूह। 3 है तो ट्राई, तो आप बोलेंगे 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ये हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है जब फिनॉल की क्रिया आप सांद्र HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो आपका क्या बनता है, यहाँ पर आपका बन जाता है पिक्रिक अम्ल, जिसे आप 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कभी कभी हो सकता है ये ना लिख करके इसकी जगह पे डायरेक्ट वो लिख के आ जाए कि आप फिनॉल से 2,4,6 पे यहाँ पर जो है ट्राई नाइट्रोफिनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, तो भी आपको यही समीकरण लिखना है। ये मैंने आपको क्या होता है एग्जाम में भी बताया था, तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन से याद रखिएगा इसके बारे में अच्छे से। इसके बाद आ जाइए, फिर कह रहा है कि मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। आप मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए एक अल्कोहल से दूसरा अल्कोहल प्राप्त हो रहा है, अब क्रिया थोड़ा सा बड़ी होगी। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होगा, एक एक पॉइंट समझिएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या लिया गया, मेथिल अल्कोहल, इसकी क्रिया किससे कराई जाएगी, PCl3, इससे इसकी क्रिया कराई जाएगी। तो जब PCl3 से इसकी क्रिया कराई जाएगी, ठीक है, फास्फोरस यहाँ पर ट्राइक्लोराइड से क्रिया कराई जाएगी, तो क्या बनेगा, CH3Cl बनता है सबसे पहले। मतलब मेथिल अल्कोहल से सबसे पहले क्या बनेगा, मेथिल क्लोराइड, इसे बोलते हैं मेथिल क्लोराइड। अब इसके बाद क्या होगा, इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे पोटेशियम साइनाइड से। तो जब पोटेशियम साइनाइड से इसकी अभिक्रिया कराई जाएगी तो यहां से इसका Cl और ये वाला K, मतलब KCl आपका बाहर निकल जाएगा और ये Cn आके इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा आपका, मेथिल साइनाइड बन जाएगा। यहां पर क्या बना आपका, मेथिल साइनाइड बना। तो सबसे पहले जब आपने मेथिल अल्कोहल की क्रिया PCl3 से कराई तो बना आपका मेथिल क्लोराइड, फिर इसकी क्रिया हम लोगों ने पोटेशियम साइनाइड से कराई तो इसमें से आपका KCl निकल गया, तो क्या बना, मेथिल साइनाइड। और इसके बाद जब इसका हम लोग अपचयन कराएंगे, जो आपका मेथिल साइनाइड बना था इसका हम लोग क्या कराएंगे, अपचयन, किसकी उपस्थिति में, Na और C2H5OH, मतलब एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में जब इसका अपचयन कराया जाएगा तो सबसे पहले बनेगा एथिल एमीन। क्या बनेगा आपका, एथिल एमीन। और जो एथिल एमीन बना है, जब इसकी क्रिया हम लोग HNO2 यानी कि नाइट्रस अम्ल से कराएंगे तो यहां से आपका ये वाला नाइट्रोजन बाहर हो जाएगा। इसके अलावा H2O, यहाँ से H2, ये वाला ऑक्सीजन यानी कि जल बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक O और एक ये वाला H बचा, ये आके इसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा एथिल अल्कोहल। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर आप मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल जो है वो प्राप्त करेंगे। ये अभिक्रिया थोड़ा सा लॉन्ग है, आपको एक एक स्टेप ध्यान रखना है, यहाँ पर ये याद रखिएगा। अच्छी अभिक्रिया है, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगले स्टेप में आ जाइए। अगला ध्यान दीजिए, यहां पर कह रहा है कि बेंजिल अल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल, ये अभिक्रिया भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा अच्छी अभिक्रिया है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, किसकी बात हुई है, बेंजिल अल्कोहल की, तो ये हो जाएगा आपका बेंजिल अल्कोहल। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पर
CH2OH समूह लगेगा तो इसे बोलेंगे बेंजिल अल्कोहल। इसकी क्रिया आपको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मतलब PCl5 से करानी है। तो जब इससे कराएंगे तो यहां से आपका HCl और POCl3 इतना तो निकल जाएगा। यहां से क्या निकलेगा, HCl निकलेगा और POCl3 निकल जाएगा। तो ये आपका बनेगा क्या, यहां से ये OH जो है इस Cl के साथ रिप्लेस होगा। OH आपका हटेगा तो क्या जुड़ जाएगा, यहां पर आके आपका Cl जो है जुड़ेगा। और जब Cl जुड़ेगा तो यहां पर क्या होगा, Cl जुड़ने पर ये अब आपका बन जाएगा बेंजिल क्लोराइड। यहां पर बेंजिल अल्कोहल से क्या बन गया, बेंजिल क्लोराइड। और इसकी क्रिया जब हम लोग पोटेशियम साइनाइड से कराएंगे तो होगा क्या, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां से आपका जो Cn है इस Cl को रिप्लेस करेगा। मतलब आपका ये KCl बाहर होगा। देखिए ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, यहां से आपका KCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसमें से आपका पोटेशियम क्लोराइड बाहर निकल गया और ये Cn आके इसके साथ जुड़ जाएगा। तो अब आपका क्या बनेगा, यहां पर ध्यान दीजिए, ये आपका बन जाएगा बेंजिल साइनाइड। यहां पर CH2 के साथ अब Cn समूह जुड़ गया। ठीक है, तो ये बन गया आपका बेंजिल साइनाइड। और ये जो क्रिया होगी वो जलीय एथेनॉल की उपस्थिति में कराई जाएगी। अब इसके बाद जो आपका ये बेंजिल साइनाइड बना था इसका हम लोग कराएंगे जल अपघटन। और यहां पर जो जल अपघटन होगा वो आपका H+ का मतलब अम्लीय माध्यम में ये क्रिया कराई जाएगी। और जब अम्लीय माध्यम में ये क्रिया कराते हैं तब आपका बनता है फेनिल एथेनोइक अम्ल। ये आपका जो कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, फेनिल एथेनोइक अम्ल। तो इस प्रकार से याद रखिएगा कि सबसे पहले जो आपका बेंजिल अल्कोहल था, जब इसकी क्रिया हम लोगों ने PCl5 से कराई तो क्या बना, बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड की क्रिया हम लोगों ने पोटेशियम साइनाइड से कराई तो पोटेशियम साइनाइड से कराने पर क्या बना, बेंजिल साइनाइड बन जाएगा आपका। ठीक है, और बेंजिल साइनाइड का जब हम लोग जल अपघटन कराएंगे अम्लीय माध्यम में तब आपका बनता है फेनिल एथेनोइक अम्ल। इस प्रकार से यहाँ पर ये अभिक्रिया जो है होती है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है इस अभिक्रिया को बता सकते हैं। इसके बाद देखिए, अब ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है कि आइसोप्रोपिल अल्कोहल से एसीटोन। यहाँ पर ध्यान दीजिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल की बात हुई है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल इसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर CHOH, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो हम लोग, ये आपका क्या है, ये आपका है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसका हम लोग कराएंगे ऑक्सीकरण, किसकी उपस्थिति में, ये होगा आपका K2CrO7 की उपस्थिति में, यानी कि अम्लीय माध्यम में इसका हम लोग कराएंगे ऑक्सीकरण। तो जब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो यहां से आपका यहां से आपका जो है क्या निकलेगा, ऑक्सीकरण कराने पर इसमें से आपका ये जल बाहर हो जाएगा, यानी कि H2O ये तो निकल जाएगा। और जब जल बाहर हो जाएगा तो ये ऑक्सीजन आके इसके साथ जुड़ेगा, मतलब बनेगा RCO। तो ये आपका क्या कहलाएगा, कीटोन। चाहे इसे आप ऐसा लिख दीजिए। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पर एसीटोन। अब देखिए मैंने सूत्र इस तरह से लिखा है, चाहे तो आप यहाँ पर इसी को R की जगह पर क्या लिख सकते हैं, CH3, ये हो जाएगा आपका CHOH। इसी तरह से आपको क्रिया करानी है, यानी कि इसका ऑक्सीकरण कराना है। किसकी उपस्थिति में होगी, ये विक्रिया आपकी जो है K2Cr2O7 की उपस्थिति में, यहाँ पर इसका आप ऑक्सीकरण कराएंगे अम्लीय माध्यम में। तो यहाँ पर जहां पर R आया था उसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं, CH3, ये हो जाएगा आपका CO। और इसमें से आपका जल जो है वो बाहर हो जाएगा। तो ये जो बना है ये आपका बन जाएगा एसीटोन। तो इस प्रकार जो है आप आइसोप्रोपिल अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण कराते हैं तो यहाँ पर आपको प्राप्त होता है एसीटोन, ये याद रखेंगे। अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि फिनॉल से बेंजीन। यहाँ पर जो है आप फिनॉल से बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे। फिनॉल आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका OH समूह। चाहे यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ जोड़ दीजिए, कहीं पर जोड़ दीजिए, तो ये आपका क्या है, फिनॉल। तो जब फिनॉल की क्रिया हम लोग जिंक चूर्ण से करा देते हैं, किससे करा देते हैं, जिंक चूर्ण से, तो यहाँ से आपका जो है ये ऑक्सीजन बाहर हो जाता है इस जिंक के साथ, यानी कि जिंक ऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगा। तो जब ZnO बाहर निकल जाएगा तो यहाँ पर बचा क्या, H। और आपको पता है कि इन सभी जगह पर पहले से H उपस्थित होता है, तो H को लिखें या फिर ना लिखें, यहाँ पर H माना जाता है। तो ये जो बनेगा, अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका बेंजीन। बेंजीन में आपको पता है कि इन सभी जगह पर आपका हाइड्रोजन उपस्थित होता है। तो जब यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया तो केवल H ही बचा। अब H को प्रदर्शित करें या फिर ना लिखें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका बेंजीन हो जाएगा। इस प्रकार जो है फिनॉल से बेंजीन का निर्माण जो है वो कर सकते हैं, यानी कि फिनॉल से बेंजीन प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि बेंजीन से
ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है, यानी कि पिक्रिक अम्ल, जो अभी मैंने आपको बताया था, लेकिन मैंने पिक्रिक अम्ल आपको किससे बताया था कि फिनॉल से आप पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, और यहां पर क्या कह रहा है कि बेंजीन से आप जो है यहां पर पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं बेंजीन की, तो ये हो जाएगी आपकी बेंजीन। तो सबसे पहले बेंजीन की क्रिया जो है हम लोग जल, और इसके अलावा यहां पर इसकी क्रिया जो होती है वो H2SO4 की उपस्थिति में कराएंगे। किससे कराएंगे, यहां पर जल से कराएंगे, यहां पर H2SO4, और जो H2SO4 होगा आपका ये तनु होगा, ये भी याद रखिएगा, यहां पर जो है तनु H2SO4 की उपस्थिति में जब इसकी क्रिया कराई जाती है बेंजीन की, तो यहां पर आपको प्राप्त होता है सबसे पहले एल्कोहल, ये हो गया OH। अब एल्कोहल से, सॉरी, यहां पर आपको क्या प्राप्त होता है, फिनॉल, और आपको पता है कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करते हैं, ये मैंने अभी आपको एक रिएक्शन में बताया, लेकिन यहां पर एक स्टेप और आगे से पूछा गया कि बेंजीन से आप पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले बेंजीन की क्रिया हम लोग जल से कराएंगे तनु H2SO4 के उपस्थिति में, तो आपको मिल जाएगा फिनॉल। अब इसके बाद फिनॉल की क्रिया हम लोग जो है वो सांद्र HNO3, और इसके अलावा यहां पर जो है सांद्र H2SO4 से कराएंगे, H2SO4 से। तो आपको पता है कि यहां पर क्या मिल जाएगा, फिर आपको मिल जाएगा यहां पर पिक्रिक अम्ल यानी कि OH। आपका NO2 समूह यहां पर जुड़ेगा, एक NO2 समूह आपका यहां पर जुड़ जाएगा, और एक NO2 समूह यहां पर जुड़ जाएगा, इस प्रकार से, जिससे आप बोल सकते हैं TNP। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, TNP, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, या फिर पिक्रिक अम्ल बोला जाता है। अभी इसके पहले वाली अभिक्रिया मैंने केवल इतना बताया था, जहां पर मैंने आपको फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करते हैं ये आपने पढ़ा था। अब की बार बेंजीन से आप पिक्रिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से भी अभिक्रिया आ सकती है। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि एथिल अल्कोहल से एथिलीन कैसे प्राप्त करेंगे। एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH, तो ये क्या है आपका एथिल अल्कोहल। यहां पर जो है इसकी क्रिया लगभग जो हम लोग 443 केल्विन पर कराएंगे, किसकी उपस्थिति में, H2SO4 यानी कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसकी जो क्रिया होगी वो लगभग यहाँ पर जो है 443 केल्विन पर। तो जब इसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो यहाँ से आपका जल बाहर होगा, मतलब इसमें से H2O बाहर। तो जब यहाँ से आपका ये OH और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ से निकल जाएगा, बचेगा क्या, ये C2H4, बाकी आपका जल यहाँ से बाहर हो जाएगा, मतलब जल यहाँ से आप घटित हो जाएगा। तो जो आपका ये C2H4 बना है ये क्या कहलाएगा, ये एथिलीन कहलाएगा। तो इस प्रकार जो है आप एथिल अल्कोहल से यहाँ पर एथिलीन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए अब कह रहा है कि मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें मेथिल अल्कोहल की, तो देखिए ये अभिक्रिया समझिए। अब देखिए यहाँ पर आपको ये दिया गया मेथिल अल्कोहल CH3OH, इसकी क्रिया हम लोग फास्फोरस ट्राइक्लोराइड यानी कि PCl3 से कराएंगे। तो जब इसकी उपस्थिति में क्रिया होती है तो सबसे पहले क्या बनता है, अभी ये चीज मैंने आपको एक अभिक्रिया में और भी बताया था, सबसे पहले जब भी PCl3 से कराई जाती है तो मेथिल क्लोराइड बनता है, यानी कि आपका CH3Cl बन जाएगा। फिर इसके बाद इसकी अभिक्रिया किससे कराई गई, पोटेशियम साइनाइड से। तो यहाँ पर क्या होगा आपका ये Cl और ये K, मतलब आपका पोटेशियम क्लोराइड बाहर हो जाएगा, KCl निकल जाएगा, और इस Cl जो है इस Cl को रिप्लेस कर देगा। तो यहां पर आके जुड़ेगा CN, जब CN जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, मेथिल साइनाइड बन जाएगा। और जो मेथिल साइनाइड बनेगा, जब इसका हम लोग जल अपघटन कराएंगे अम्लीय माध्यम में, तो आपका बनता है एसिटिक अम्ल यानी कि CH3COOH। इस प्रकार जो है आप मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल जो है वो प्राप्त करेंगे। तो ये याद रखिएगा, जो आपका मेथिल अल्कोहल है सबसे पहले इसकी क्रिया आपको PCl3 से करानी है, जब उससे कराएंगे तो आपका क्या बनेगा, मेथिल क्लोराइड। फिर उसकी क्रिया आपको यहाँ पर पोटेशियम साइनाइड से कराना है, तो जब उससे कराएंगे तो मेथिल साइनाइड बन जाएगा। उसका जब जल अपघटन कराएंगे तब आपको यहाँ पर मिलेगा एसिटिक अम्ल, ये याद रखिएगा। इसके बाद आ जाइए, अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, अभी मैंने इसी तरह की एक अभिक्रिया बताई थी। अब की बार कह रहा है कि एथिल अल्कोहल से आप मेथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहां पर आपको ये दिया गया है एथिल अल्कोहल। यहां पर क्या हुआ, इस एथिल अल्कोहल का हम लोगों ने कराया ऑक्सीकरण, किसकी उपस्थिति में कराया, यहां पर NaCr2O7 और इसके अलावा H2SO4,
इसकी उपस्थिति में जब आप एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराते हैं तो सबसे पहले बनता है एसिटाल्डिहाइड। देखिए जब भी इस तरह की अभिक्रिया मिले तो इसको आप एक एक स्टेप तैयार करिए, क्योंकि हो सकता है पेपर में इसकी जगह पर आपसे ये पूछ लेता कि मेथिल अल्कोहल से एसिटाल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, या फिर मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, या फिर यहां पर आपसे मेथिल अल्कोहल से मेथिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे। तो ये अलग अलग स्टेप में अभिक्रिया आ सकती है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो पूछा गया है वो आपका एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल, यानी कि इस अभिक्रिया से आपकी 4 अभिक्रिया तैयार होने वाली है टोटल। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जब का एथिल अल्कोहल है, जब इसका आप ऑक्सीकरण कराते हैं यहां पर NaCr2O7 की उपस्थिति में, ठीक है, सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में और H2SO4 की उपस्थिति में, तो क्या बनता है आपका एसिटाल्डिहाइड बनता है। और इसके बाद जब इसका आप ऑक्सीकरण कराते हैं दोबारा से तो आपको मिलता है यहां पर एसिटिक अम्ल। तो इस प्रकार से यहां पर क्या बन गया एसिटिक अम्ल। और इसके बाद इसकी क्रिया हम लोग NaOH और CaO यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में इसको जब गर्म करते हैं, जो आपका एसिटिक अम्ल बना था, तो यहां पर आपको मिलती है मेथेन गैस यानी कि CHO4 प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है CH4, मेथेन मिल जाता है। और इसके बाद मेथेन की क्रिया हम लोग प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से यानी कि Cl2 से कराते हैं तो आपका बनता है मेथिल क्लोराइड। और इसके बाद इसका जब हम लोग जलीय यहां पर KOH की उपस्थिति में विक्रिया कराते हैं तो ये आपका जो KCl है ये रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि KCl बाहर हो जाएगा और ये OH आके इसकी जगह पे जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा मेथिल अल्कोहल। इस प्रकार आप जो है एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल निर्माण कर सकते हैं, यानी कि एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा। अगला आ जाइए, अब कह रहा है यहां पर कि फिनॉल से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे। यहां पर बात हुई है कि फिनॉल से आप एनिलीन, फिनॉल मतलब C6H5OH, आप ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर बेंजीन रिंग बना के ऊपर OH समूह लगा दीजिए, वो भी फिनॉल हो जाएगा। तो यहां पर फिनॉल से क्या प्राप्त करना है एनिलीन। तो इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे अमोनिया से। अमोनिया क्या होती है NH3 ये होती है, लेकिन यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको ऐसे लिखेंगे NH2H, जो 3 था उसका एक H मैंने यहां पर आगे लिख दिया, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसकी क्रिया जो हम लोग कराते हैं निर्जल ZnCl2 जिंक क्लोराइड। यहां पर जो है आपका जो फिनॉल था इसकी क्रिया हम लोग अमोनिया से कराएंगे ZnCl2 से, ठीक है, लगभग 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो जब इससे अभिक्रिया कराई जाती है तो यहां से आपका ध्यान दीजिए ये जल बाहर हो जाएगा, मतलब H2O ये निकल जाएगा और NH2 आके इसके साथ जुड़ेगा तो ये बनेगा आपका C6H5NH2, जो कि क्या है एमीन यानी कि एनिलीन कहलाता है यहाँ पर C6H5NH2। तो ये बन जाएगा आपका एनिलीन। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर आप फिनॉल से एनिलीन प्राप्त कर सकते हैं। जब हम लोग फिनॉल की क्रिया किससे कराएंगे अमोनिया से कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जल आपका बाहर हो जाएगा और इसमें आपको एनिलीन जो है यहाँ पर मिल जाएगी इस प्रकार से। अगला देखिए, अब कह रहा है कि एथिल अल्कोहल से आप एथिल एसीटेट कैसे बनाएंगे, इसके लिए ध्यान दीजिए। यहां पर जो है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल क्या है आपका एथिल अल्कोहल आपका है C2H5OH, ये आपको दिया गया एथिल अल्कोहल। इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं CH3COCl से, ठीक है। यहां पर जो है एथिल अल्कोहल की क्रिया जो हम लोग यहाँ पर CH3COCl से कराएंगे। तो जब इससे कराएंगे तो होगा क्या, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे कराने पर आपका ये जो HCl है ये इसमें से निकल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या निकल गया, इसमें से HCl निकल गया। अब बाकी बचा क्या C2H5, ये हो गया आपका C2H5O, और बाकी जितना आगे दिया गया तो वो आके इसके साथ जुड़ जाएगा COCH3। ये जो बना है यही आपका क्या कहलाता है एथिल एसीटेट कहलाता है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट आपको मिल जाएगा। इस प्रकार जो है आप यहाँ पर एथिल अल्कोहल से एथिल एसीटेट प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए, अब यहाँ पर कह रहा है कि एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, ये तो मैंने अभी आपको जब अनसॉल्व कराया था पहले सेट में ही मिला था आपका यहाँ पर कि एथेनॉल से जो है आप यहाँ पर 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल कैसे प्राप्त करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ये आपका एथिल अल्कोहल यानी कि एथेनॉल हो गया। इसकी क्रिया जो करानी है वो कॉपर से करानी है लगभग 573 केल्विन ताप पर। तो जब इससे कराएंगे तो सबसे पहले आपको बनेगा यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड CH3CHO ये मिल जाएगा। और इसके बाद जब इसका हम लोग
तनु NaOH की उपस्थिति में क्या कराते हैं, एल्डोल संघनन कराते हैं। तो एल्डोल संघनन कराने पर यहां पर आपको ये मिलता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्या बन जाएगा, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। इस प्रकार से यहां पर जो है आप एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल जो है वो प्राप्त करेंगे, ये हो जाएगा। अगला ध्यान दीजिए, यहां पर कह रहा है कि ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक अम्ल कैसे बनाएंगे। ब्यूटेनल से जो है आप ब्यूटेनोइक अम्ल, अब देखिए ब्यूटेनल है तो याद रखिएगा 4 कार्बन होंगे, 4 कार्बन दिए गए आपको यहाँ पर, ठीक है। तो CH3 CH2 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 ये क्या हो जाएगा आपका, ब्यूटेनल हो जाएगा। इसमें यहाँ पर टॉलन अभिकर्मक की उपस्थिति में क्रिया होगी। ये अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में होगी, टॉलिन अभिकर्मक की उपस्थिति में होगी। तो ये सीधे सीधे आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, सॉरी ब्यूटेनोइक अम्ल बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आप ब्यूटेनल से यहाँ पर क्रिया कराएंगे टॉलिन अभिकर्मक की उपस्थिति में, तो आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल जो है यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, जितनी भी अभिक्रियाएं मैं बता रहा हूँ ये सारी आपको एक एक स्टेप जो है ध्यान से देखकर तैयार करना है, क्योंकि पेपर में कुछ भी आ सकता है। हो सकता है इस पर क्वेश्चन इस तरह से ना आए कि कैसे प्राप्त करोगे, हो सकता है कोई अभिक्रिया आपको दे दी जाए, इसमें से कोई बीच का वर्ड या फिर कोई बीच का यौगिक गायब कर दिया जाए और कह दिया जाए कि अभिक्रिया पूर्ण करो। मतलब इस तरह से भी इस पे क्वेश्चन बनाया जा सकता है। हो सकता है यही क्वेश्चन आपसे ये आ जाता कि यहाँ पर क्या होता है जब, जैसे कि ये बता दिया जाए कि क्या होता है जब एथेनॉल को हम लोग कॉपर के साथ यहाँ पर 543 डिग्री पर गर्म करते हैं, ठीक है, तो आपका क्या बनता है। तो इससे क्वेश्चन अलग अलग टाइप से भी बनाए जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। कोई जरूरी नहीं कि कैसे प्राप्त करो ही आएगा, कोई भी अभिक्रिया यहाँ पर इसमें से बनाई जा सकती है, अभिक्रिया पूर्ण करने के लिए आ सकती है। क्या होता है जब इस तरह से पूछा सकता है, तो टॉपिक अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए आपको अभिक्रिया करते समय ये ध्यान रखना है कि आपने किससे अभिक्रिया कराई और क्या प्राप्त हुआ। ये 2 स्टेप जरूर अच्छे से तैयार करिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अब अगला कह रहा है कि एथेनोइक अम्ल से एथेनोइक एनहाइड्राइड, यहां पर बात हुई है एथेनोइक अम्ल से आप एथेनोइक एनहाइड्राइड कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए यहां पर एथेनोइक अम्ल ये क्या होता है आपका CH3COOH, ये होता है आपका एथेनोइक अम्ल। इसके हम लोगों ने यहाँ पर 2 अणु यूज किए हैं और इसकी जो क्रिया होगी वो अम्लीय माध्यम में इसको क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। तो जब एथेनोइक अम्ल के 2 अणुओं को अम्लीय माध्यम में गर्म करते हैं तो सीधे सीधे आपका क्या बन जाता है, एथेनोइक एनहाइड्राइड। इससे बोला जाता है एथेनोइक एनहाइड्राइड। अब आपको फॉर्मूले यानी कि सूत्र याद होने चाहिए, ठीक है, तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। इसमें सीधे सीधे आपका देखिए यहाँ पर क्या हुआ, CH3CO, ये आपका CH3CO CH3CO 2 अणु लिए गए, तो 2 अणु आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर मैं इस OH की बात करूं तो कितने हैं, 2 OH हो गए, 2 OH। अब होगा क्या, यहां से एक ऑक्सीजन तो आपका इसके साथ जुड़ गया, अब बाकी 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बचा, तो वही आपका यहां से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। इसमें से H2O यहाँ पर क्या होगा, वो बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा आपका एथेनोइक एनहाइड्राइड। इस प्रकार से प्राप्त होगा। इसके बाद आ जाइए, अगला कह रहा है कि बेंजिल अल्कोहल से आप फेनिल एथेनोइक अम्ल कैसे बनाएंगे। जो आपका बेंजिल अल्कोहल होता है इससे आप फेनिल एथेनोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे, तो इसके लिए भी ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मैंने लिया आपका बेंजिल अल्कोहल, CH2H से मुंह जोड़ दिया गया तो ये बन गया बेंजिल अल्कोहल। इसकी क्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराई जाएगी यानी कि PCl5 से। तो जब इससे कराते हैं तो आपका बनता है बेंजिल क्लोराइड। क्या बन जाता है, बेंजिल क्लोराइड। अल्कोहल जो होता है वो इस Cl से रिप्लेस हो जाता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, Cl से रिप्लेस, तो ये बन गया बेंजिल क्लोराइड। अब इसकी क्रिया हम लोग पोटेशियम साइनाइड से कराएंगे यानी कि KCl से। तो क्या होगा, अब यहाँ पर ये KCl जो है बाहर निकल जाएगा, मतलब इसमें से K यहाँ पर Cl ये तो निकल गया, और जब KCl निकल जाएगा तो ये CN जो इसके साथ आके जुड़ जाएगा, तो ये बन गया आपका बेंजिल साइनाइड। यहाँ पर क्या बन जाएगा, बेंजिल साइनाइड बन जाएगा। इसके बाद इसकी क्रिया जब हम लोग H3O से कराते हैं तो आपका बनता है यहाँ पर क्या बन जाएगा, फेनिल एथेनोइक अम्ल। इसे हम लोग बोलते हैं फेनिल एथेनोइक अम्ल। इस प्रकार से यहाँ पर ये अभिक्रिया जो है होती है। तो एक एक स्टेप याद रखिएगा, कभी कभी जो अभिक्रियाएं आएंगी वो सिंगल स्टेप में हो जाएंगी पेपर में, ठीक है, कि इससे ये अभिक्रिया आप कैसे प्राप्त करोगे तो डायरेक्ट बन जाएगा। कभी कभी क्या होगा कि वो चीज प्राप्त करने के लिए वहां पर 3 पद भी हो सकते हैं, 4 पदों में भी वो अभिक्रिया पूर्ण हो सकती है। तो आपको हर स्टेप, जैसे कि ये देखिए ये कितने पदों में हुई, पहली बार में आपको मिला यहाँ पर बेंजिल क्लोराइड, दोबारा में इसके बाद क्या मिला यहाँ पर बेंजिल साइनाइड, फिर इसके बाद आपको मिला यहाँ पर बेंजिल
एल्कोहल, यानी कि यहाँ पर आपको फेनिल एथेनोइक अम्ल जो है ये मिल गया। तो इस प्रकार ये अभिक्रिया जो है आपकी 4 पदों में हुई। तो इस तरह से वहां पर जो पेपर में क्वेश्चन आएगा, कभी कभी डायरेक्ट मिलेगा, कभी कभी 2 पदों में, 3 पदों में भी वो अभिक्रिया आपकी कंप्लीट होगी। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है कि डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर बात हुई है डाई एथिल ईथर मतलब C2H5 का होल ट्वाइस O। चाहे तो ऐसा लिख दीजिए या फिर इसे आप ऐसा लिख सकते हैं C2H5O C2H5, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या है, डाई एथिल ईथर। एथिल के 2 समूह दिए गए हैं, ठीक है, तो ये डाई एथिल ईथर बन जाएगा। इसकी क्रिया जब हम लोग किससे कराते हैं, जल से कराते हैं, H2O से, और ये क्रिया जो होगी आपकी तनु H2SO4 की उपस्थिति में कराई जाएगी। तनु H2SO4 की उपस्थिति में उच्च दाब पर कराई जाती है। ये विक्रिया जो है आपकी उच्च दाब पर यहाँ पर जो है कराई जाएगी। तो जब यहाँ पर डाई एथिल ईथर की क्रिया हम लोग किससे कराएंगे, जल से, H2SO4 की उपस्थिति में, तब आपका बनता है एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH। और यहाँ पर C2H5 का होल ट्वाइस दिया गया था, तो संतुलित करने पर यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार डाई एथिल ईथर से क्या बन जाएगा, आपका एथिल अल्कोहल जो है बन जाएगा। तो ये हो जाएगी अभिक्रिया। अगला ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल कैसे बनाएंगे। यहाँ पर बात हुई है क्लोरोबेंजीन की यानी कि Cl, ये हो जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन। इसकी क्रिया हम लोग NaOH से कराएंगे। यहाँ पर जो है इसकी क्रिया किससे कराई जाएगी, NaOH से कराई जाएगी, और लगभग जो है आपकी 623 केल्विन ताप, और इसके अलावा लगभग यहाँ पर जो है 300 एटीएम दाब पर ये अभिक्रिया जो है यहाँ पर होगी। ये याद रखिएगा, 623 केल्विन और लगभग 300 एटीएम यानी कि वायुमंडलीय दाब पर ये अभिक्रिया कराई जाएगी। तो यहाँ पर आपका बनेगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ONA। इस प्रकार से ये जो बना है इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। ये क्या होता है आपका, ये होता है सोडियम फिनॉक्साइड। इसमें से आपका ये माइनस होता है और ये आपका प्लस होता है। अब इसके बाद इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं HCl से। तो जब इसकी क्रिया हम लोग यहाँ पर किससे कराएंगे, HCl से, तो ये यहाँ से टूटेगा, यानी कि ये Na जो है Cl के साथ बाहर निकल जाएगा, मतलब NaCl, ये तो आपका बाहर निकल जाएगा और हाइड्रोजन आके इसके साथ जुड़ जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये जो है क्या हो जाएगा, OH। OH का मतलब ये क्या बन गया, आपका फिनॉल बन गया। तो इस प्रकार जो है आपका क्लोरोबेंजीन, जब इसकी क्रिया हम लोग NaOH से कराते हैं तो सबसे पहले क्या बना, आपका सोडियम फिनॉक्साइड बना। ये जो बना इसे बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, और सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया हम लोगों ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl से कराई, तो आपका क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ये अभिक्रिया जो है वो बता सकते हैं। इसके बाद आ जाइए, अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर, यहाँ पर बात हुई है एथिल अल्कोहल की, और इससे क्या बनाना है, डाई एथिल ईथर। ध्यान दीजिए, एथिल अल्कोहल यानी कि ये हो जाएगा C2H5OH, ये हो गया आपका एथिल अल्कोहल। इसकी क्रिया हम लोग कराते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 ऐसा। अब ध्यान दीजिए, जो ये H2 दिया गया है हाइड्रोजन, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस H2 को जो है हम लोग थोड़ा सा इस तरह से लिख देते हैं, ये हो जाएगा H2SO4, इस तरह से लिख दिया। तो जब यहाँ पर इसकी हम लोग क्रिया कराएंगे तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ से आपका ये टूटेगा, मतलब ये यहाँ से देख सकते हैं, इसमें से 2 हाइड्रोजन और ये वाला ऑक्सीजन निकलेगा, और ये जो क्रिया होगी लगभग 100 से 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर कराई जाएगी, 100 से 110 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसमें से क्या होगा, ये H2O, मतलब इसमें से आपका ये जल बाहर निकल जाएगा। तो जब जल बाहर निकल जाएगा तो ये बनेगा C2H5HSO4, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसे क्या बोलते हैं, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। तो सबसे पहले आपका ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। अब ये जो आपका बनेगा यानी कि C2H5HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, इसकी क्रिया हम लोग दोबारा से किससे कराएंगे, एथिल अल्कोहल से, यानी कि C2H5OH से। इसकी क्रिया हम लोग दोबारा से यहाँ पर जो है एथिल अल्कोहल से कराएंगे। तो जब दोबारा से एथिल अल्कोहल से कराया जाएगा तो अब यहाँ पर होगा क्या, अब यहाँ से
ये आपका इतना बाहर निकल जाएगा। अब देखिए कितने हैं, 2H हो गए, मतलब ये आपका H2SO4 ये तो आपका बाहर निकल जाएगा। तो जब यहाँ से आपका H2SO4 निकल गया तो ये बचा क्या, देखिए यहाँ पर C2H5 ये वाला ऑक्सीजन, फिर आपका C2H5 जिसे आप क्या बोलते हैं, डाई एथिल ईथर बोलते हैं। तो इस प्रकार जो है आप यहाँ पर एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर का निर्माण जो है वो कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये क्या कहलाएगा आपका, डाई एथिल ईथर कहलाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर यह अभिक्रिया होती है। इसके बाद आ जाइए, कह रहा है कि बेंजोइक अम्ल से बेंजामाइड। अब ध्यान दीजिए बेंजोइक अम्ल क्या होता है आपका, देखिए ये आपको दिया गया बेंजोइक अम्ल, यहाँ पर बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा दिया गया, ये आपका हो गया COOH समूह यानी कि बेंजोइक अम्ल। तो सबसे पहले इसकी क्रिया जो हम लोग कराएंगे किससे कराएंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NH4OH से कराएंगे। तो जब इससे कराया जाएगा तो यहाँ पर होगा क्या, इसमें से आपका ये बाहर निकल जाएगा, मतलब इसमें से आपका H2O ये यहां से निकल गया। अब ये NH4 जाके इसके साथ जुड़ जाएगा, तो आप ध्यान दीजिए COO और NH4 ये आपका जुड़ गया। तो ये जो बना है इसे बोलते हैं अमोनियम बेंजोएट। क्या बोला जाता है, अमोनियम बेंजोएट। अब अमोनियम बेंजोएट जो बना, अब इसको हम लोग गर्म करेंगे। तो जब गर्म किया जाएगा तो इसमें से आपका जल जो है बाहर होगा। जल बाहर होने का मतलब यहां से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो देखिए जब यहां से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन निकल गया तो बचा क्या आपका CO, और यहां से 2 हाइड्रोजन निकल गए थे NH2। तो ये जो बन गया है इसी को बोलते हैं बेंजामाइड। ये आप लोग याद रखिएगा। तो इस प्रकार आप बेंजोइक अम्ल से क्या बना सकते हैं, बेंजामाइड यहाँ पर जो है बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जो है इस अभिक्रिया को प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद आ जाइए अगला, यहां पर ध्यान दीजिए क्या कर रहा है कि बेंजल्डिहाइड से मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड बेंजीन रिंग के ऊपर CHO समूह जोड़ दीजिए, वो आपका हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। ये देखिए बेंजीन हो गई, बेंजीन के ऊपर आपका CHO समूह जोड़ दिया गया तो ये बन गया बेंजल्डिहाइड। तो जब बेंजल्डिहाइड की क्रिया हम लोग किससे कराते हैं, नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में लगभग यहाँ पर 273 से 283 केल्विन पर ये अभिक्रिया जो आपकी कहलाती है इलेक्ट्रॉन इस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की कहलाती है। इसमें होता क्या है, जब इससे कराएंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपका CHO समूह यहाँ पर जो दिया गया था, बस आपके इस मेटा पोजीशन पर एक नाइट्रो समूह जुड़ जाता है, क्योंकि इसकी क्रिया आपकी नाइट्रिक अम्ल से कराई गई थी। तो यहाँ पर NO2 समूह जो है कहां पर जुड़ गया, मेटा पोजीशन पर। तो इसी को बोलते हैं मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। बाकी आपको CHO समूह पहले से दिया गया था। देखिए जो ये लिखा है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो आप इसकी जगह पर ये ऐसा ना लिख करके, मतलब यहां पर जो है आप डायरेक्ट इसकी जगह पर ऐसा भी लिख सकते हैं CHO। ठीक है, अगर उसमें कंफ्यूजन हो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये CHO समूह आपको विषय दिख रहा है, केवल मेटा पोजीशन पर आपका NO2 समूह जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। ठीक है, इस प्रकार से आप यहां पर इसके बारे में बता सकते हैं। इसके बाद आ जाइए अगला। अब ध्यान दीजिए यहां पर कह रहा है कि फिनॉल से बेंजोक्विनोन, बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है, लेकिन अब बेंजोक्विनोन का आपका यहां पर जो है संरचना सूत्र याद होना चाहिए सभी को। जैसे कि मैं बात करूं फिनॉल, अब फिनॉल में क्या होता है, फिनॉल में आपका यहाँ पर जो है होता है OH समूह, ये हो जाएगा आपका फिनॉल। इसकी क्रिया हम लोग CrO2Cl2 से कराएंगे। इसकी उपस्थिति में क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो जब ऑक्सीकरण होगा तो यहां से ये हाइड्रोजन निकल जाता है और यहाँ पर क्या लग जाता है आपका डबल बॉन्ड। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से भी आपका क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये जो संरचना सूत्र बन गया है ये आपका क्या कहलाता है, बेंजोक्विनोन कहलाता है। क्या बनेगा, बेंजोक्विनोन। इस तरह से आप यहाँ पर जो है इसके बारे में बता सकते हैं। इसके बाद आ जाइए, अब यहां पर कह रहा है कि एसिटल्डिहाइड से एसीटोन कैसे प्राप्त करेंगे। एसिटल्डिहाइड से एसीटोन, ये अभिक्रिया आपकी 2 चरणों में पूरी होती है, एसिटल्डिहाइड से एसीटोन की। ध्यान दीजिए, सबसे पहले ध्यान दीजिए ये आपका क्या लिया गया है, एसिटल्डिहाइड लिया गया है। तो जब हम लोग एसिटल्डिहाइड की क्रिया CuO से कराते हैं, कॉपर ऑक्साइड से कराई जाती है, तो यहां पर ध्यान दीजिए इसकी उपस्थिति में क्या होगा, इसका ऑक्सीकरण कराया जाएगा। तो यहां पर हम लोग इसका ऑक्सीकरण कराते हैं फेलिंग विलेन की उपस्थिति में। तो जब यहां पर एसिटल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है फेलिंग विलेन की उपस्थिति में तो क्या बनता है, एसिटिक अम्ल बन जाता है आपका। यहां पर जो है एसिटिक अम्ल बनता है और Cu2O का एक लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। यहां पर Cu2O का क्या प्राप्त होता है, लाल अवक्षेप। अब इसके बाद जो एसिटिक अम्ल बना था
उसी एसिटिक अम्ल के हम लोग 2 अणु प्रयोग करेंगे और इसका यहाँ पर जो है कैल्शियम ऑक्साइड के उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे। तो जब इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो इसमें से आपका जल बाहर हो जाएगा। जल बाहर होने का मतलब देखिए, पहले तो CH3CO, ये यहां तक ध्यान दीजिए, कितने अणु हैं इसके? 2। तो वही ध्यान दीजिए CH3COO का होल ट्वाइस लगा दिया गया सीधे सीधे, ठीक है। अब यहां से ध्यान दीजिए 2 लगा था, तो इसका मतलब हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? 2H है कि नहीं? तो यहां से ये वाले 2H और ये वाला ऑक्सीजन, मतलब इसमें से आपका ये जल बाहर हो गया, और जल बाहर हो जाएगा तो Ca आके इसके साथ जुड़ जाएगा, यही Ca आपका जुड़ गया, तो ये क्या बन गया? कैल्शियम एसीटेट बन गया। यहाँ पर आपका क्या बना? कैल्शियम एसीटेट। और इसके बाद जब इसका हम लोग शुष्क आशुन कराते हैं तो इसमें से आपका CaCO3 निकल जाता है और यहाँ पर बन जाता है आपका एसीटोन, यानी कि CH3COCH3। तो इस प्रकार से जो है आप एसिटैल्डिहाइड से एसीटोन जो है यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। ये याद रखिएगा। इसी तरीके से जो है आप यहाँ पर एसिटैल्डिहाइड से एसीटोन यहाँ पर जो है वो प्राप्त करेंगे। इसके बाद आ जाइए अगला। अब देखिए फेनिल साइनाइड दिया गया है। फेनिल साइनाइड का मतलब यहाँ पर जो है इसके ऊपर लगा दीजिए CN, ये आपका कहलाएगा फेनिल साइनाइड। यहाँ पर इससे आपको प्राप्त क्या करना है? बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल का मतलब क्या हुआ? COOH, ये होता है आपका बेंजोइक अम्ल। बस आपको याद रखना है इसका, अगर आपने जल अपघटन करा दिया तो जल अपघटन कराने पर यहाँ पर क्या मिल जाएगा? बेंजोइक अम्ल। ये याद रखिएगा। ये अभिक्रिया मैंने कई बार बताई आपको, जो पहले अभिक्रिया बताई गई थी जो कई 4 स्टेप में हो रही थी, वहां लास्ट में यही बनता था आपका, फेनिल साइनाइड से आपका क्या बन जाता था? बेंजोइक अम्ल। तो इस प्रकार आप यहाँ पर जब भी इसका जल अपघटन कराएंगे तो जल अपघटन कराने पर आपको बेंजोइक अम्ल यहाँ पर जो है वो मिल जाएगा, ये याद रखिएगा। इसके अलावा आपका बेंजोइक अम्ल से बेंजीन, ये भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर ध्यान दीजिए बेंजोइक अम्ल की बात हुई है, यानी कि यहाँ पर आपको ये दिया गया है बेंजोइक अम्ल। इसकी जो क्रिया होगी वो आपकी NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं। तो जब इसकी उपस्थिति में कराया जाता है तो यहाँ से आपका CO2 बाहर हो जाएगा, और जब CO2 बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा H। अब H प्रदर्शित करें या डायरेक्ट लिख दें, तो ये जो बनेगा ये आपका क्या कहलाएगा? बेंजीन कहलाता है। तो इस प्रकार से आप जो है बेंजोइक अम्ल से बेंजीन जो है यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, बेंजोइक अम्ल से बेंजीन जो है आप इस तरह से प्राप्त करेंगे। इसके बाद आ जाइए एसीटोन से मेसिटिलीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अब मेसिटिलीन का आप संरचना सूत्र भी लिख सकते हैं और सूत्र से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। ध्यान दीजिए एसीटोन आपका होता है CH3COCH3, ये तो आपका एसीटोन हो गया। इसके कितने अणु यूज हुए हैं? यहाँ पर 3 यूज हुए हैं, ठीक है। 3 अणु लिए गए हैं किसके? एसीटोन के। इसकी क्रिया जो है वो सांद्र H2SO4 से कराई गई। तो जब इससे कराएंगे तो ये आपका बनता है C6H3CH3 का होल थ्राइस। ये याद रखिएगा। चाहे तो आप इस तरह से लिख दीजिए या फिर इसी को आप ध्यान दीजिए यहां पर ये लिखा गया है। अब C6H3, तो आप ध्यान दीजिए ये जो प्रदर्शित किया गया ये आपका C6H3 को प्रदर्शित करेगा। बाकी ये एक, ये और ये ध्यान दीजिए, एक H आपका यहां पर हो जाएगा, एक H यहां पर हो जाएगा और एक H यहां पर हो जाएगा। बाकी इन सभी जगह पे कार्बन होगा तो आप सभी को पता है। तो C6H3, अब बाकी CH3 समूह कितने लगे हैं? 3। तो ये देखिए 3 CH3 समूह लगे हैं, तो इसे ही बोलते हैं मेसिटिलीन। तो चाहे तो आप इसे ऐसा लिख दीजिए या फिर ऐसा लिख दीजिए, पेपर में दोनों प्रदर्शित करने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं या केवल इसको लिख दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा? मेसिटिलीन बन जाएगा। तो इस प्रकार एसीटोन के 3 अणु लेंगे और इसकी क्रिया सांद्र H2SO4 से कराएंगे तो आपका बनता क्या है? मेसिटिलीन बन जाता है। ये याद रखिएगा, टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है आपकी यहाँ पर मेसिटिलीन की, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आ जाइए अगला, कह रहा है ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल। बहुत ही सिंपल है। देखिए ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन का मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? Br हो जाएगा। ब्रोमोबेंजीन की क्रिया हम लोग सबसे पहले करा देते हैं KCN से, यानी कि पोटेशियम साइनाइड से। जब इससे अभिक्रिया कराएंगे तो ये जो CN है वो इस Br को रिप्लेस करेगा, मतलब इसमें से आपका KBr बाहर हो जाएगा। तो जब KBr बाहर हो गया तो CN आके यहां पर जुड़ जाएगा, ये यहां पर क्या हो जाएगा? CN। अभी मैंने आपको बताया जब भी आपका यहाँ पर फेनिल साइनाइड या फिर बेंजिल साइनाइड होता है तो इसमें क्या करते हैं? अब यहाँ पर इसका जल अपघटन करा दीजिए आप, जल अपघटन। और जब इसका जल अपघटन कराते हैं आप तो जल अपघटन कराने पर आपको क्या मिल जाएगा? बेंजोइक अम्ल, यानी कि COOH। इस प्रकार से इसका जल अपघटन कराने पर यहाँ पर आपको मिल जाता है बेंजोइक अम्ल। ये आप लोग यहाँ पर इसके बारे में जो है वो बता सकते हैं। तो ये हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल आपको मिल जाएगा। इसके बाद आ जाइए अगला। अगला क्या कह रहा है कि फॉर्मिक अम्ल से कैल्शियम फॉर्मेट।
अब ध्यान दीजिए, फॉर्मिक अम्ल क्या होता है आपका HCOOH, ये आपका होता है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल की क्रिया जब हम लोग CaCO3 से करा देते हैं, किससे करा देते हैं, CaCO3 से, तो आपका बन जाता है कैल्शियम फॉर्मेट। ये क्या कहलाता है, कैल्शियम फॉर्मेट कहलाता है, HCOO का होल ट्वाइस Ca, इसे बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट। तो इस तरह से याद रखिएगा, जब भी फॉर्मिक अम्ल की क्रिया हम लोग यहाँ पर CaCO3 से कराते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से कराते हैं, तो आपका क्या बनता है, कैल्शियम फॉर्मेट यहाँ पर जो है वो प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से आप यहाँ पर यह अभिक्रिया प्रदर्शित करेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है कि बेंजोइक अम्ल से जो है एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पर बात हुई है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल आपका होता है C6H5COOH, ये होता है आपका बेंजोइक अम्ल। इससे क्या प्राप्त करना है, एनिलीन। तो सबसे पहले याद रखिएगा, इसकी क्रिया हम लोग कराएंगे NH3 से, यानी कि किससे कराएंगे, अमोनिया से। तो जब अमोनिया से इसकी क्रिया कराएंगे तो ये अमोनिया आके इसके साथ जुड़ेगा, तो ये बनेगा आपका C6H5COO। ध्यान दीजिए, ये हाइड्रोजन जब यहाँ पर आके जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा NH4। अब ये जो बना है इसे बोलते हैं अमोनियम बेंजोएट। इसे क्या बोला जाता है, अमोनियम बेंजोएट बोला जाता है। इसके बाद क्या होगा, इसको हम लोग गर्म करेंगे। जो अमोनियम बेंजोएट बना है इसको क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। तो जब गर्म किया जाएगा तो इसमें से आपका जल बाहर हो जाएगा, मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ से और 1 ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो ये क्या बनेगा, आप ध्यान दीजिए, ये बनेगा C6H5CO, 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा NH2। तो ये जो बना है इसे बोलते हैं बेंजामाइड। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा आपका, बेंजामाइड बन जाएगा। अब इसके बाद इसकी क्रिया जो हम लोग Br2+ यहाँ पर जो है किससे कराएंगे, KOH से, यानी कि यहाँ पर इसकी क्रिया जो है आपको ब्रोमीन यानी कि Br2 और अल्कोहलिक KOH से कराएंगे। तो जब इससे क्रिया कराई जाती है तब आपका बनता है एनिलीन, यानी कि C6H5NH2, इसे बोलते हैं एनिलीन, C6H5NH2। बाकी यहाँ से आपका जो ये CO है ये आपका निकल जाएगा, यानी कि इसमें से आपका जो है K2CO3 निकल जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पर जो आपका 2KBr ये बाहर निकल जाएगा। तो ये जो बना है इसे बोलते हैं एनिलीन, C6H5NH2, ये क्या है आपका, एनिलीन है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है बेंजोइक अम्ल से सबसे पहले क्या बना, यहाँ पर बना अमोनियम बेंजोएट। जब इसको हम लोगों ने गर्म किया तो इसमें से जल बाहर हो गया, और यहाँ पर क्या बना आपका बेंजामाइड। जब इसकी क्रिया हम लोगों ने ब्रोमीन और KOH से कराई तब आपका बना यहाँ पर एनिलीन। इस प्रकार से ये अभिक्रिया यहाँ पर होती है। इसके बाद आ जाइए, अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड। टॉलुइन में आपको पता है बेंजीन रिंग के ऊपर आप CH3 समूह लगा देते हैं, तो ये क्या बन जाता है आपका, टॉलुइन बन जाता है। तो जब इसको हम लोग क्लोरीन की उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो आपका यहाँ पर आके Cl2 जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा CHCl2। इसके बाद इसकी क्रिया हम लोग किससे कराते हैं, जल से, 273 केल्विन पे, तब आपका यहाँ पर बन जाता है बेंजल्डिहाइड। ये जो बना है आपका ये क्या कहलाता है, इसे बोला जाता है बेंजल्डिहाइड। तो इस प्रकार आप टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड जो है वो प्राप्त करेंगे। इसके बाद देखिए बेंजल्डिहाइड से सिनेमिक अम्ल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसका आपको सूत्र याद रखना है, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए बेंजल्डिहाइड की बात की जाए तो C6H5CHO, चाहे आप ऐसा लिख दीजिए या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी आपका क्या है, बेंजल्डिहाइड है। इसकी जगह पर आप डायरेक्ट ये लिख सकते थे, ठीक है। तो ये बेंजल्डिहाइड हो जाएगा। इसकी क्रिया जो है आपको सोडियम एसीटेट यानी कि CH3COONA और इसके अलावा CH3CO का होल ट्वाइस O, इसकी उपस्थिति में करानी है। तो आपका यहाँ पर ये जो बना है इसे बोलते हैं सिनेमिक अम्ल। अब ये फॉर्मूला आपको इसका संरचना सूत्र याद रखना है कि कैसे यहाँ पर बनेगा। तो ये क्या है आपका सिनेमिक अम्ल है। इस तरह से आप यहाँ पर इसको जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आ जाइए, अगला यहाँ पर कह रहा है कि एसिटिक अम्ल से जो है आप यहाँ पर एथिल एमीन कैसे प्राप्त करेंगे। जो आपका एसिटिक अम्ल है एथिल एमीन, देखिए अभी मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी, यहाँ पर जो है इसके पहले सेम उसी के जैसे आपको यहाँ पर ये करना रहेगा। एसिटिक अम्ल से देखिए ये यहाँ पर क्या था, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल से क्या बनाना था, एनिलीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम अभिक्रिया यहाँ पर भी होगी। इसमें क्या है आपका, यहाँ पर कह रहा है आपकी बार कि एसिटिक अम्ल से जो है आप एथिल एमीन कैसे बनाएंगे। अब एसिटिक अम्ल क्या होगा आपका, CH3COOH, सेम ये अब आपका हो गया एसिटिक अम्ल। सेम उसी तरह से यहाँ पर इसकी क्रिया किससे कराएंगे आप, अमोनिया से कराएंगे, यानी कि NH3 से।
तो ये NH3 क्या होगा, इसके साथ आके जुड़ जाएगा, यानी कि ये बनेगा CH3COO NH4। इस प्रकार से वहां पर क्या बना था, अमोनियम बेंजोएट, यहाँ पर क्या बन जाएगा, अमोनियम एसीटेट। इस तरह से यहाँ पर ये बनेगा, क्योंकि वहां पर C6H5 था, यहाँ पर आपका CH3 है। अब इसके बाद क्या होगा, इसका हम लोग शुष्क आसवन कराएंगे, यानी कि गर्म करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, इसमें से आपका जल जो है वो बाहर निकल जाएगा। और जब जल बाहर निकलेगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा CH3। इसमें से यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल जाएंगे, तो मतलब CONH2। इस प्रकार से यहाँ पर ये बन जाएगा आपका एमाइड, ठीक है। और जो एमाइड बनेगा, अब इसके बाद इसकी क्रिया आप चाहे तो P2O5 से करा सकते हैं। इससे कराएंगे तो यहाँ से फिर आपका क्या निकलेगा, जल। तो जब यहाँ से अब जल निकलेगा तो ध्यान दीजिए ये H2 और यहाँ पर ये ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CN। ये बन गया मेथिल साइनाइड। और मेथिल साइनाइड का आप करा दीजिए अपचयन। जब अपचयन कराएंगे तो बनेगा CH3CH2NH2, यानी कि एथिल एमीन यहाँ पर बन जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अभिक्रिया जो है होती है। तो ये याद रखिएगा, वहां पर केवल आपका बेंजोइक अम्ल दिया गया था और यहाँ पर एसिटिक अम्ल दिया गया, बाकी सेम अभिक्रिया आपको उसी तरीके से यहाँ पर बनानी थी। अब इसके बाद कह रहा है कि ऑक्जेलिक अम्ल से फॉर्मिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल की बात हुई तो ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है आपका, COOH। इस प्रकार से दिया गया है COOH और COOH, ये क्या है आपका ऑक्जेलिक अम्ल। इसकी क्रिया जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 से कराते हैं तो आपका बनता है फॉर्मिक अम्ल, और इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है यहाँ पर। तो इस प्रकार से ऑक्जेलिक अम्ल की क्रिया कैल्शियम कार्बोनेट से कराने पर फॉर्मिक अम्ल और CO2 गैस यहाँ पर जो है निकलती है। इसके बाद आ जाइए, फिर कह रहा है कि एसिटिक अम्ल से आप एसिटिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पर जो है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल क्या होता है आपका CH3COOH, ये हो गया आपका एसिटिक अम्ल। इसकी क्रिया आप चाहे तो PCl3 कर दीजिए, यानी कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से, या फिर आप चाहे तो PCl5 से करा सकते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से, या फिर PCl3 से। तो जब इससे आप अभिक्रिया कराएंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर होगा क्या, देखिए यहां से आपका ये CH3CO ये निकलेगा, यहां से ये CH3CO इतना निकलेगा यहां से, ये वाला, और ये टूटेगा। तो जब ये टूटेंगे इस तरह से, यहां से इसका बॉन्ड टूटेगा, तो इसमें से एक Cl जो है आपका इसके साथ आके जुड़ जाएगा, एक Cl इधर जुड़ जाएगा। इसके अलावा यहां पर आपका जुड़ेगा, एक जुड़ेगा आपका PCl3 यहां पर जुड़ जाएगा, और एक Cl यहां पर जुड़ेगा, क्योंकि PCl5 है तो Cl एक यहां जुड़ा, एक इधर जुड़ा, 3 Cl इसके साथ जुड़े, मतलब यहां पर बना आपका CH3CO, इसके साथ ये Cl जुड़ गया तो ये बन गया CH3COCl। फिर आपका ध्यान दीजिए P इसके साथ आके जुड़ा था तो ये बन जाएगा प्लस POCl3, ये बन जाएगा, और इसके अलावा ये HCl बाहर हो जाएगा, HCl। तो ये जो बना है इसी को बोलते हैं एसिटिल क्लोराइड। तो इस प्रकार आप एसिटिक अम्ल से जो है क्या बना सकते हैं, एसिटिल क्लोराइड जो है यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। ये याद रखिएगा, आप चाहे तो इससे क्रिया करा दीजिए या फिर चाहे तो PCl3 से करा दीजिए, तब भी आपको यहाँ पर जो है एसिटिल क्लोराइड मिल जाएगा। तो ये याद रखेंगे। इसके बाद आ जाइए, अगला है कि एसीटोन से प्रोपेन टू ऑल कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पर जो है आप एसीटोन से प्रोपेन टू ऑल, तो अब ध्यान दीजिए किसकी बात हुई है, एसीटोन की बात हुई है। एसीटोन आपका क्या होता है, CH3COCH3, इसको आप लिख सकते हैं CH3COCH3, ये आपका हो जाएगा एसीटोन। इसका जो है आप चयन कराना है किसकी उपस्थिति में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में इसका अपचयन कराना है। तो जब आप इसका अपचयन कराएंगे तो होगा क्या, यहां से एक बॉन्ड टूटेगा और इसके साथ आके जुड़ जाएगा आपका H। तो वही ध्यान दीजिए CH3CH, यहाँ पर आपका क्या जुड़ गया है, H जुड़ गया है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर और एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा, इसका एक बॉन्ड टूटेगा तब। तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये जो बन गया है प्रोपेन टू ऑल। इस प्रकार से यहाँ पर इसका अपचयन कराने पर आपको प्रोपेन टू ऑल जो है वो मिल जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, कह रहा है कि बेंजोइक अम्ल से मेटा नाइट्रोबेंजोइक अल्कोहल, सॉरी बेंजिल अल्कोहल की बात हुई है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात हुई है बेंजोइक अम्ल की, यानी कि COOH, ये हो जाएगा आपका बेंजोइक अम्ल। इसकी क्रिया जो है वो सांद्र नाइट्रिक अम्ल और यानी कि HNO3 और H2SO4 से कराना है। तो जब इससे यहाँ पर इसकी अभिक्रिया कराई जाएगी
तो सबसे पहले ध्यान दीजिए COOH और यहाँ पर मेटा पोजीशन पर जुड़ जाएगा आपका NO2 समूह। तो ये जो बना है ध्यान दीजिए अभी COOH यानी कि ये अम्ल है आपका, ठीक है। यहाँ बनाना क्या है, अल्कोहल। तो अभी आपने बेंजोइक अम्ल की क्रिया जब इससे कराई तो ये मेटा पोजीशन पर NO2 समूह तो आ गया, यानी कि ये बन गया आपका मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। ये बना है मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। अब इसके बाद क्या होगा, इसका हम लोग यहाँ पर कराएंगे अपचयन, और जब इसका अपचयन कराया जाएगा तो अपचयन कराने पर अब आपका बनेगा CH2OH और यहाँ पर मेटा पोजीशन पर लग जाएगा NO2 समूह। तो ये जो बना है ये कहलाता है मेटा नाइट्रोबेंजिल अल्कोहल। CH2OH समूह लगा है यानी कि बेंजिल अल्कोहल है आपका, और मेटा पोजीशन पर आपका नाइट्रो समूह लगा है। तो इस प्रकार से जो आपका यहाँ पर ये बना था मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल, जब इसका आप अपचयन कराएंगे B2H6 की उपस्थिति में तो यहाँ पर जो है क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा मेटा नाइट्रोबेंजिल अल्कोहल। इस प्रकार से ये अभिक्रिया होती है। इसके बाद आ जाइए, अब कह रहा है यहाँ पर कि एथिलेमीन से आप मेथिलेमीन कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए एथिलेमीन से मेथिलेमीन, ये आपका दिया गया C2H5NH2 यानी कि एथिलेमीन। इस एथिलेमीन की क्रिया जो है आप NaNO2 और HCl की उपस्थिति में कराएंगे। तो यहाँ पर जब इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो सबसे पहले क्या बनता है आपका अल्कोहल बन जाता है, यानी कि यहाँ पर एथिलेमीन से आपका बन जाता है अल्कोहल। इसके बाद इसका हम लोग कराते हैं ऑक्सीकरण। यहाँ पर जो है Na2Cr2O7 और H2SO4 यानी कि सोडियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अल्कोहल का क्या कराया जाता है, ऑक्सीकरण। तो आपका बनता है एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पर ये क्या बन जाएगा आपका एसिटाल्डिहाइड बनेगा। अब एसिटाल्डिहाइड का दोबारा से इसी की उपस्थिति में हम लोग फिर से क्या कराएंगे, इसका ऑक्सीकरण कराएंगे। जब फिर से इसका ऑक्सीकरण कराया जाएगा तो यहाँ पर आपका बनता है एसिटिक अम्ल। क्या बनता है, एसिटिक अम्ल। और जब एसिटिक अम्ल बन जाएगा तो उसकी क्रिया हम लोग फिर HNO3 और यहाँ पर H2SO4 से कराएंगे, तब आपका बनता है यहाँ पर मेथिलेमीन यानी कि CH3NH2। तो इस प्रकार से यह विक्रिया याद रखिएगा। पहले चरण में क्या होगा, एथिलेमीन आपका बनाएगा एथिल अल्कोहल। दूसरे चरण में क्या होगा, एथिल अल्कोहल का जब ऑक्सीकरण होगा तो बनेगा आपका एसिटाल्डिहाइड। फिर इसके बाद क्या होगा, जब इसका हम लोग ऑक्सीकरण बनाएंगे करेंगे तो फिर बनेगा एसिटिक अम्ल। और इसके बाद जब इसकी क्रिया नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 से कराई जाती है तब आपका बनता है मेथिल एमीन। इस प्रकार से यहाँ पर यह अभिक्रिया जो है होती है। इसके बाद आ जाइए, अब यहाँ पर देखिए किसकी बात हुई है, प्रोपेनेमाइड की। इससे क्या प्राप्त करना है, एथिलेमीन। तो ये आपका दिया गया है प्रोपेनेमाइड यानी कि CH3CH2CONH2, ये आपका है प्रोपेनेमाइड। इसकी क्रिया हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन से कराते हैं तो सीधे आपका यहाँ पर क्या बन जाता है, एथिलेमीन यानी कि CH3CH2NH2। ये आपका यहाँ पर जो है क्या बन जाएगा, एथिलेमीन। इस प्रकार आप प्रोपेनेमाइड से एथिलेमीन बना सकते हैं, ठीक है। अभी इसके पहले की अभिक्रियाओं में मैंने आपको एमाइड से एनिलीन यानी कि एमीन बनाने की अभिक्रियाएं बताई थी, जिसमें कई अभिक्रियाएं हुई हैं, जिसमें 2 से 3 चरणों में पूरी हुई थी, लेकिन ये सीधे एमाइड से पूछा गया है, ठीक है, इसलिए ये इतना आ जाएगा। इसके अलावा प्रोपियोनिक अम्ल से आपका एथिलेमीन, यहाँ पर जो है प्रोपियोनिक अम्ल से किसकी बात हुई है, एथिलेमीन की। तो ये आपका दिया गया प्रोपेनिक अम्ल। इसे चाहे तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए CH3CH2COOH, ये आपका प्रोपेनिक अम्ल हो जाएगा। चाहे तो C2H5COOH भी लिख सकते थे आप इसको। इसकी क्रिया जो है HN3 क्या आपका हाइड्राजोइक अम्ल, इसको बोलते हैं हाइड्राजोइक अम्ल। तो जब इससे यहाँ पर आपको H2SO4 की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो आपका बनता है एथिलेमीन, और इसमें आपका CO2 और N2 जो है बाहर हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अभिक्रिया जो है होती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको जितनी अभिक्रियाएं बताई सारी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं। इन सभी अभिक्रियाओं को आपको अच्छे से तैयार करना है एक एक। बाकी मैंने आपको नेम रिएक्शंस क्या होता है जब, और ये सभी टाइप्स की अभिक्रियाएं जो आपको मैंने कंप्लीट करा दी, ठीक है। बाकी आपको प्रैक्टिस के समय अनसॉल्व में भी बहुत सारी रिएक्शंस कराई जाएंगी, तो जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करते रहिए सभी लोग अच्छे से। धन्यवाद।